पढ़ रहे थे, चैप्टर का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या प्रोसेस हुई थी उनकी, वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में उसका कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, उनको कितनी प्रॉब्लम आई उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो करने बनाने में और सब चीजों में। तो वैसे अब हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था वो देख लेते हैं। आपको ये पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से जो है वो चलता ही रहा है ना। तो पाकिस्तान अपना सेपरेट हो गया था, इंडिया अपना अलग था। ठीक है, उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम, सॉरी, उन लोगों के बीच में एक बॉर्डर बन गई कि वो ये वाली बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो लोग जो है वो वाली बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन द साइड्स ऑफ बॉर्डर पार्टीशन। मतलब ऐसा ये पढ़ चुके थे अपन, है ना। वहां पे ऐसा था कि अगर वहां पर उस बॉर्डर पे कितने लोगों मरे थे, 10 लाख लोगों, है ना। अगर आप लोगों ने अभी अगर भुज देखी होगी, किसी ने देखी या नहीं देखी, या फिर पता भी हो, तो उसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ वही। तो ये सब स्टार्टिंग से ही चल रहा है। मतलब हमारे यहाँ पर एक आध दो की भी हम लोग अगर देख लें कि ऐसा हुआ है तो हम लोग रह नहीं सकते। और वहां पर वो उस मूवी में इस इतनी गंदी तरीके से मारा, और ये एक्चुअल है ना, एक्चुअली ऐसा मारा जाता है ना। एक्चुअली इसी तरीके से, इतनी ही गंदी तरीके से मारा गया था। तो कितने लोग मारे थे वहां पर, एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट बोल रहा है वो अभी भी, मतलब कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे, हो सकता है इससे ज्यादा भी थे, है ना। एटलीस्ट बोला है। तो मतलब कम से कम 10 लाख लोग जो थे उस साइड पे, दोनों साइड पे, उस साइड पे नहीं बोल रही हूँ मैं, दोनों साइड पे मारे गए थे। द ब्रिटिश हैड left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merge of their princely states was a difficult to uncertain task when the constitution was being written. The future of country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution has anxieties about the present and the future of the country. तो देखो क्या था, उन लोगों ने बोला कि अगर तुम लोगों को मर्ज होना तो मर्ज हो जाओ, नहीं तो तुमको पाकिस्तान की साइड जाना तो पाकिस्तान की साइड चले जाओ, इंडिया की साइड जाना तो इंडिया की साइड चले जाओ, या तो फिर इंडिपेंडेंट रहो, है ना, ऐसे ही रहो। तो अब अगर ये लोग, चलो ठीक है, उन लोगों ने सबने अपना अपना कर लिया है, पर अब उनके पास में कोई रूल्स और रेगुलेशन थोड़ी है, ऐसे थोड़ी रह सकते हैं, है ना। ऐसे ही रह सकता है क्या व्यक्ति बिना रूल्स के? अगर आप घर में हो, आपके मम्मी पापा नहीं है ना, तो घर कैसा अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारी मर्जी हम घूम रहे हैं, हमारी मर्जी नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हो जाता है ऐसा। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो कंट्री है, मतलब हमारा जो घर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर नहीं रहता है, तो हम लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं। खाना बन रहा है तो बन रहा है, बना लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बनाएंगे, ऐसा वाला सिस्टम हो जाता है ना। बाहर से खा लेंगे इच्छा हुई तो, नहीं तो फिर भूखे ही सो जाएंगे। मैगी अच्छी बन जाती है। हाँ, नहीं तो मैगी बना के खा लेंगे और बीमार पड़ जाएंगे फिर 4-5 दिन कंटिन्यू खाए तो, है ना। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब समझ रहे हो कि एक सिंपल एग्जांपल से कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सा क्या है, हर प्रोसेस के बारे में दिया गया है आपको, है ना। अगर आपने खाना बनाया तो आपको साफ भी करना है ना। वहीं पे अगर हम इसको कंट्री के उस पे अगर वो करें, तो अगर आपने गवर्नमेंट बनाई है तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल करना है ना। अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कि कचरा भर लिया, कुछ क्वालिफिकेशन होती है उसकी भी। ठीक है, आ रहा है समझ में मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो अब है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक रास्ता था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है। Despite all these difficulties, this was one big advantage for the maker of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a conscious about what a democratic India should look like, है ना। देखो इंडिया के पास, इंडिया जो थी वो फ्री थी, क्यों थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। पर हम लोगों को तो पता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, जिसमें किसका रूल हो, पीपल्स का रूल हो, पीपल रूल करे वहां पर। सॉरी, तो है ना, ये हम लोगों को क्या था, पता था पहले से कि हमारी जो कंट्री है वो ऐसी होनी चाहिए। आगे, much of the concerns had evolved during the freedom struggle over national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to reventionate our country. देखो, ये जो स्ट्रगल था हमारा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए नहीं था, है ना।
ऐसा नहीं था कि हमको ब्रिटिशर्स से लड़ना है या ब्रिटिशर्स से हमको आजाद होना, सिर्फ इसलिए नहीं था, हमको हमारी सोच से भी आगे जाना था, है ना। बहुत सारी चीजें होती है एक कंट्री के अंदर, अगर आप रहते हो तो सोशली पॉलिटिकली सब चीजें होती है। जिसके पास ज्यादा पैसे है वो ज्यादा हवा में उड़ेगा, जिसके पास नहीं है वो बेचारे को दब के रहना पड़ेगा। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ऐसा ही होता है, ठीक है। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। सच डिफरेंट एग्जिस्ट इवन टुडे, येट सम बेसिक आइडियाज हैव टू बिकम एक्सेप्ट बाय द ऑलमोस्ट एवरीवन। तो देखो एक बेसिक आइडिया जो था सभी के पास में था कि हमारा मतलब इंडिया शुड बी लाइक डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेटिक का मतलब सभी को पता है, बार बार ये वर्ड आएगा, है ना। एज फार बैक एज 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना। कब की बात चल रही है, डेट्स जो है वो बहुत अच्छे से याद रखना। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर ने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करना, बना करके, ड्राफ्ट करने का मतलब बना करके रख देना, ठीक है, लागू नहीं हुआ है, बना करके हमने रख दिया है। In 1931, the resolutions at the Karachi sessions of Indian National Congress dwelt on how independent Indians constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and the protecting the rights of minorities in the constitution independence of the India. Thus, some basic values were acceptable by the leaders much before the constituent assembly made the deliberate and the कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या था कि किन लोगों ने मिलकर के बनाया था, नेहरू जी और 8 अदर कांग्रेस के लीडर्स ने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर करके रख दिया था। 1931 में क्या हुआ, कराची सेशन में उन लोगों को और उस चीज के बारे में बताया गया कि उस डॉक्यूमेंट में, है ना, क्या कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब यूनिवर्स क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट कब माने जाते हैं हम लोग, 18 के क्रॉस होने के बाद में, 18 ईयर ओल्ड के क्रॉस होने के बाद में हम लोग क्या माने जाते हैं, एडल्ट माने जाते हैं। उसके बाद में हम क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, वोट देने का आपको अधिकार है ना। ये एक फ्रेंचाइज थी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला गया है, ठीक है। जिसके अंदर क्या इंक्लूड होने चाहिए, राइट टू फ्रीडम, इक्वेलिटी, ये सब हमारे उसके अंदर क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। जिसके साथ में उन अधिकारों का, उन राइट्स का जो है मॉनिटरिंग भी करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मॉनिटरिंग मतलब अगर आज आप किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेते हो, है ना, उसका राइट क्या है कि वो फ्रीली जिए, फ्रीली सब कुछ करे। पर अगर आपने किसी को किडनैप कर लिया या आपने किसी को प्रेशराइज कर दिया है कि तुमको तुम्हारी सोच से नहीं मेरी सोच से चलना है, तो आज उसको पनिशमेंट कौन देगा, जुडिशरी सिस्टम, मतलब जजेस देंगे, सरकार देगी, है ना। तो उसको, हाँ, लॉ देगा, वही चीज है। तो लॉ के रखवाले कौन है, गवर्नमेंट है, जजेस है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के अंदर आती है चीजें वो सब है। तो वो फिर उसमें अगर आप कुछ उनका वायलेशन करते हो, उनके अधिकारों का, तो आपको पनिश किया जाता है ना। तो उन्होंने यही बोला कि तुमको क्या करना है, इसको मॉनिटरिंग भी करने के लिए कोई रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, है ना। ये सब बातें कहाँ पर हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, ठीक है। the familiarity with political institutions of the colonial rule also have developed an agreement over the institution design. The British rule had given voting rights only a few, है ना। तो देखो क्या था, बहुत सारी चीजें तो जो थी वो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी थी। बट हम लोगों को मिलने से मतलब ये नहीं कि जो लोअर कास्ट के थे उनको नहीं मिली थी, है ना। जो वुमेन्स थी उन लोगों को राइट्स नहीं मिले थे। तो बहुत सारी चीजें थी ऐसी। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीजों को रिन्यू किया। रिन्यू करना मतलब क्या होता है, चीजों को नए कर देना, नई तरीके से बता देना, है ना, थोड़ा उसमें अमेंडमेंट करके, है ना। अमेंडमेंट करना मतलब चेंजेस करना, किसी भी चीज में चेंजेस करना और उस चीज को अच्छी तरीके से पेश करना। तो क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को राइट का वोट का राइट तो दिया हुआ था, पर कितने लोगों को दिया था, 21 ईयर्स अबव को दिया था। और मेंस, ओनली मेंस कैन वोट, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि मेंस ही वोट कर सकते थे। बट आफ्टर दिस जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसने क्या बोला, 18 प्लस जो भी होगा, आइदर वो लड़का हो, आइदर वो लड़की हो, आइदर वो अदर जेंडर हो, वो भी दे सकते हैं वोट। मतलब सभी को समानता का अधिकार दिया उन्होंने वोट के उस पे, है ना। फिर क्या हुआ,
Elections were held in 1937 to provisional legislature and ministers all over the British India. फिर उसके बाद में जब ये सारी चीजें हो गई कि वोट का अधिकार दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स ने एक लेजिस्लेचर जो था वो बनाया था, तो वही चीज वापस बनी इंडिया में। ठीक है, उन लोगों ने वोट का बोला कि तो अब आप वोट दो, है ना। दिस फॉर द फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। ठीक है, बट द एक्सपीरियंस गेन बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन प्रूव बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री सिटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, है ना। सब चीजें उन्होंने सिस्टमेटिकली करी वहां पर। फिर उसके बाद में है वर्किंग इन टाइम, वर्किंग इन दैम, वही है ना ये, ठीक है। फिर उसके बाद में दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1937। देखो, आप लोगों को बता दें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का है, हमारे भारत का है। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर पे ऐसा था कि उसने बहुत सारी कंट्रीज से हम कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, एडॉप्ट किया गया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। एडॉप्ट करना मतलब कोई भी चीज से, कोई भी चीज एडॉप्ट करना मतलब गोद लेना, एडॉप्ट करना मतलब गोद लेना, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, एडॉप्ट किया था बहुत सारी जगहों से, जैसे यूएस का कुछ पार्ट लिया था हम लोगों ने, बहुत सारी जगहों का ऐसे करके पार्ट ले करके कुछ कुछ अमेंडमेंट करके हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। हम लोगों ने, कहने का मतलब हमारे लीडर्स ने। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। देखो, इतने सालों का उनका सोचना और इतना मतलब डेलिब्रेटली वर्क करना, डेलिब्रेटली मतलब पूरा अपने आप को उस चीज में झोंक देना, है ना, बहुत बेनिफिशियल रहा हम लोगों के लिए। आर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्या किया, जो लीडर्स थे हमारे, उन लोगों ने दूसरी कंट्रीज से कैसे सीखा, है ना। जैसे साउथ अफ्रीका में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, वैसे दूसरी कंट्रीज में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी हुई होगी। तो वैसे उन लोगों ने उससे सीखा कि हमको क्या गलती नहीं करनी है ना। जैसे अगर आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, पहले मैं आपको दे दूंगी रिवीजन के लिए, तब रिवीजन टेस्ट अगर मैंने आपसे ले लिया तो आप समझ जाओगे कि यार हमको क्या गलती नहीं करनी है ना। मैम अगर चेकिंग करेगी तो हमारी राइटिंग में अगर गलती दिखेगी तो वो काट देगी, तो हमको यही चीज हमारी फाइनल एग्जाम में नहीं करना है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो दूसरी कंट्रीज से सीखा कि हम लोगों को क्या गलती जो है वो नहीं करनी है। मैनी ऑफ अदर लीडर्स वर इंस्पायर्ड टू आइडियल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। फ्रांस रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी उसके अंदर जो गलत थी, तो हम लोगों ने उन सारी चीजों से सीखा था। प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन and the Bill of the Rights in the US, the socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. Yet, they were not simply imitating that other hand done. At each step, were questioning whether these things suited our country. All of the factors contribute the making of our constitution. तो देखो, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनको हर छोटी छोटी चीजों का जो था क्या करना पड़ रहा था, ध्यान रखना पड़ रहा था, है ना। जैसे कि उन्होंने रशिया से वो लोग इंस्पायर्ड हुए, वहाँ के सिस्टम से, वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी से वो लोग क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए। कौन लोग, हमारे लीडर्स। ठीक है, उन लोगों ने कुछ चीज वहां से लेके ऐड करी यहाँ पर। तो यही सब चीजें क्या किया उन्होंने, हर जगह से छोटा छोटा पार्ट जो उनको सही लग रहा था, हमारी कंट्री के लिए सही है, तो उन्होंने ले करके कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा डिजाइन किया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उस असेंबली में क्या था, हु देन वर द मेकर्स ऑफ, मतलब कौन थे वो मेकर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो यू विल फाइंड here very briefly sketches of these leaders played an important role in the constitution। ठीक है, जो स्केचेस है ये बहुत, जो जिनके भी स्केचेस है बहुत इंपॉर्टेंट लोग है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, was done by the assembly elected by the representation called a constituent assembly। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो डॉक्यूमेंट जो बनाया गया था, जो रिप्रेजेंटेटर थे, है ना, उस असेंबली में, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट और उनकी असेंबली थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसमें इतना एक्सप्लेन करके रखा तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड जुलाई 1946। अब अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके लिए भी हम लोगों ने इलेक्शन किया था, है ना। हम समझदार लोगों को डालेंगे,
तो अगर आप लोगों का भी देखो वो अभी बैच सेरेमनी है ना? तो उस बैच सेरेमनी में हम लोग चूज करेंगे ना लोगों। ऐसा तो नहीं कि हम जाए जोन से स्टूडेंट को दे देंगे बैच, है ना? तो कब हुआ था 1946 में उन लोगों की असेंबली हुई, मतलब चुना गया, लोगों को इलेक्शन किया वहां पर। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 1946 में हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। वो डिवाइड हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया दैट ऑफ द पाकिस्तान, है ना? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिवाइड किया गया। कितने मेंबर्स चुने गए? 299 मेंबर्स चुने गए। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 नवंबर 1949। तो उन लोगों ने असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेंबली अडॉप्ट की कितना कितना कब की उन्होंने? 26 नवंबर 1949 को। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे सेलिब्रेटेड जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और उन लोगों ने कब हमारे सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सामने हमारे ला दिया? कब? 26 जनवरी को 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के उससे बनाया जाता है हर साल। Why should we accept the constituent made by the assembly more than 6 decades ago? तो वो अब ये क्वेश्चन है आपसे कि हम लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्यों माना जो कि असेंबली के द्वारा बना गया था। We have already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of the members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because of the basic rules. तो देखो क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उन्होंने बहुत सही जो रूल्स, अगर आप एक बात बताओ, मैं आपको अगर सही से पढ़ाऊंगी तो आप सही मानोगे ही सही उसको, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, है ना? अगर मैं आपको गलत तरीके से पढ़ाऊंगी तो आप बोलोगे कि नहीं यार इसका, फिर आप भले ही अपोज करो उस चीज का, है ना? मैं आपकी क्लासेस नहीं ले रही हूँ और सिर्फ जस्ट लिंक भेज दे रही हूँ कि मैंने पढ़ा दिया है मैम, है ना? और मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ प्रॉपर, तो आप लोग उस चीज का अपोज तो करोगे। बट यहाँ पर अगर मैं आपको प्रॉपर क्लासेस ले रही हूँ, प्रॉपर समझा रही हूँ, तो आप उस चीज का अपोज तो कर ही नहीं सकते हो। तो वैसे यहाँ पर था कि कॉन्स्टिट्यूशन सही था तो उसका अपोज कौन करता, है ना? नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। सॉरी, in some other countries, the constitution exists as mere pieces of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last of a century, several groups have questioned some previous provisions of the constitution, but no large social groups or political parties have ever questioned the legitimacy ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। देखो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने भले क्वेश्चन किया होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे, पर कभी भी गवर्नमेंट ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि रहता है बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे आप आपकी क्लास में कुछ होंगे जो चाहते होंगे कि यार मैडम और अच्छे से पढ़ाए या फिर और कुछ करे, तो वो लोग अपोज करते होंगे, है ना? तो वही यहाँ पर भी है कि बहुत सारी चीजें, जैसे अभी अभी अगर आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा तो उज्जैन में नारे लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना? तो वो अननेसेसरी चीजें थी, तो वहां पर दंगे हुए, वहां पर लड़ाई हुई। आई डोंट नो पढ़ा पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं है? पढ़ा है ना? जिसने पढ़ा है ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ना उसको, है ना? द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द, पहला रीजन क्या था कि वो सही था पूरी तरीके से, जितने भी उसमें आइडियाज थे, जितने भी रूल्स लगाए थे उन लोगों ने, जितनी भी चीजें उन लोगों ने फ्रीडम दी थी, वो सब चीजें क्या थी? सही थी, अगर माना जाए तो, है ना? सेकंड रीजन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का? दैट वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? इंडिया, इंडिया के पीपल्स को, हम लोगों को क्या कर रही थी? रिप्रेजेंट कर रही थी। कैसे? जैसे उन लोगों ने हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए थे जो कि हमको चाहिए ही थे, है ना? हमको एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि हम लोगों को वोट का अधिकार दिया उन लोगों ने, इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जो चीज हम लोगों को जो चीज हम चाहते थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे एक तरीके से, तो जो चीज हम चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वही वही चीजें जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। इतने पैराग्राफ में यही बताया गया और कुछ भी नहीं बताया गया, है ना? हम लोगों को राइट्स दिए गए, हम लोगों को सब चीजें की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ वर्क इन अ सिस्टमेटिक ओपन एंड कॉन्सिक्वेंट। तो देखो क्या था, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर कौन थे, लीडर कौन थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये ध्यान रखना, हु, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमिटी कम्युनिटी के
चेयर थे, है ना, मतलब लीडर थे मान के चलो। उनने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने डिस्कशन किया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी हमको क्लूज दिए थे कि हमको ये चीज करो ये चीज ना करो, है ना। कितने अमेंडमेंट किए थे उन्होंने, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए थे। ठीक है, द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर द 3 years, मतलब 3 साल तक उन लोगों ने बैठ करके ये डॉक्यूमेंट लिखा। डॉक्यूमेंट मतलब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है, हर डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, मतलब जो भी चीज उन्होंने बोली वो सब चीजें क्या की गई, रिकॉर्ड भी की गई, है ना। जब वो लोग वो जो भी चीज बोलते थे वो सब चीजें क्या की जाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती थी। ठीक है, देयर वाज एन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स विद द प्रिंटेड दिस डिबेट आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। These debate provisions the relation between the provision of constitution, these are the interpreted of mini constitution। तो यही था कि उन्होंने जो भी चीज बोलते थे वो हर चीज क्या होती थी, रिकॉर्ड होती थी, है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी बुक में हम लोगों को बहुत सारे प्रोविजंस बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, हर चीज बता दी, हर सब्जेक्ट बता दिया, है ना। अब इस स्टेज पे आके हम लोग समझ गए हैं। अच्छा, फिलोसॉफी से आप लोग क्या समझते हो? फिलोसॉफी से, है ना। अगर मैं स्क्रीन शेयर नहीं करती तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता, नॉट एग्जैक्टली आपको समझ में आती चीजें, है ना। तो फिलोसॉफी का मतलब है कि आप किसी चीज को देख के इसके कैसे बोले उसको, उसको देख के समझ रहे हो आप, है ना। किसी भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में है, तो आप उस चीज को देख के समझ रहे हो। वी कैन डू दिस इन 2 ways। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ दी सम ऑफ आर मेजर लीडर्स, जैसे कि अभी आप कुछ चीज पढ़ के समझोगे, है ना, और कुछ चीज आप पढ़ोगे तो भी देखोगे ही सही ना, और कुछ चीज आप प्रैक्टिकली देख के समझोगे, है ना, कि ये इक्वालिटी जो है वो जरूरी है हमारे को, हमको क्यों जरूरी है। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दस लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन। तो आपका जो प्रीएम्बल है, जब आप उसको देखोगे और पढ़ोगे और समझोगे कि किस चीज के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे अगर आपकी एग्जाम ली जाती है तो आपको पहले फॉर्मेट दे दिया जाता है कि हाँ, अब मतलब हमको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, तो आप समझ जाते हो कि अब हमको पेपर कैसे करना है ना। जैसे या फिर आपकी बुक दे के रखी है, आपको उसके आगे कंटेंट दिया जाता है, वो भी एक तरीके से आपका फॉर्मेट हो जाएगा कि हाँ, अब इस बुक के अंदर हमको क्या क्या दिए, तो वो फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी उतना ही है, ठीक है, अगर आप ऐसे समझ जाओ तो ठीक है, वरना गूगल करके समझना, है ना। फिर है द ड्रीम ऑफ द प्रोमिस, the dream and the promise, sorry. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of constitution Mahatma Gandhi. He was not the member of the constituent assembly। बहुत सारे आप लोगों, ये जो अभी इधर आप लोगों ने इतने सारे स्केचेस देखे हैं, है ना, कि कौन कौन है, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एच एस मुखर्जी, है ना, और दुर्गाबाई देशमुख। तो ये सब जो है, इन सब के आपने एक और है बलदेव सिंह, है ना, तो इन सब के आपने नाम तो देख लिए, पर आपने बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो इसमें मिसिंग हो गए, तो वो क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, है ना। येट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन years ago, written in his Imagine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted to constitution to do। पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए, है ना, जिसमें से महात्मा गांधी वन ऑफ देम, महात्मा गांधी इज देयर, जिन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए। तो क्या था उनका, आई शेल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल thraldom एंड पैट्रोनेज। क्या था जो महात्मा गांधी जी थे, है ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लाने के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने क्या की, बताई कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने इतने सारे स्ट्राइव्स किए, स्ट्राइव्स मतलब क्या होता है, धरने वगैरह किए और बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे गांधी जी क्या थे, हिंसा नहीं करते थे, हिंसा बोलते कि क्या बोलते हैं, हिंसा के खिलाफ। हाँ, तो वो बोल क्या रहे थे कि अहिंसावादी थे। अहिंसावादी नहीं होता, हिंसावादी होता है मेरे ख्याल से।
अच्छा अहिंसा, ठीक है ठीक है ठीक है, अहिंसावादी थे। तो ये बताया उन्होंने, आई शेल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम एंड पेट्रोल पैट्रोनेज। इसका मतलब क्या, उन्होंने कितने सारे स्ट्राइक की और उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें रिलीज होनी चाहिए, हमारा जो इंडिया है वो किन सब चीजों से रिलीज होना चाहिए, मतलब हट जाना चाहिए। तो उनके क्या थे कि थ्रेल्डम मतलब स्लेवरी, थ्रेल्डम को स्लेवरी बोला जाता है, स्लेवरी को हिंदी में बोला जाता है कि आपसे काम कराया जाता था ना गंदी तरीके से वो, और पैट्रोनोज का मतलब होता है संरक्षण प्रदान करें, है ना। संरक्षण का मतलब होता है हिंदी में, और हिंदी अगर जाए हम लोग तो किसी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो वो बोलते हैं कि हम स्लेवरी मतलब गंदी तरीके से काम नहीं कराया जाए, अच्छा काम कराया जाए उनसे, उनके लिए उनको पैसा भी मिले, प्लस उनको इन सब चीजों से I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high classes and no low classes of people, and an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such as in India from the for the curse of the untouchability of the curse of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as well man. I shall be satisfied with nothing else. तो देखो क्या बताया गया था, महात्मा गांधी की क्या बात थी कि उनको उनका ये था कि सभी को हमारे इंडिया में क्या करना है, इक्वालिटी प्रदान करनी है ना, जो एक परफेक्ट हार्मनी उनके पास में होनी चाहिए, कोई लो क्लास कोई अपर क्लास नहीं होना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल, है ना। उनकी नजरों में उनके हिसाब से क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखो जिससे हमारी पूरी कंट्री जो है, हमारी जो इंडिया है, उसके अंदर अनटचेबिलिटी करके कुछ चीज नहीं आए, कोई किसी के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, है ना। जो एक ये जैसे अगर आपने मतलब सुना हो या बहुत सारी चीजें देखी जाती है, तो उसके अंदर ऐसा है कि आजकल ड्रग्स के लिए यंगस्टर्स जो है वो ड्रग्स वगैरह के इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, है ना। तो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया है, वो इन सब चीजों से क्या रहे, दूर रहे, हमारी कंट्री जो है क्लीन रहे, है ना। ये जो गंदगी है, ड्रग वगैरह जो लेते हैं, ये सब चीजें, ये सब क्या है, गंदगी हमारे देश को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो ये सब चीजें हमारे देश में नहीं होना चाहिए, है ना। वुमेन्स को भी उतने ही राइट्स और उतना ही इंजॉयमेंट मिलना चाहिए जितना मैन को मिल रहा है, और इतने से ही वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, और उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये किसके वर्ड्स थे, ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स थे। आया इतना समझ में? सही है, सुनो।